Hi, welcome back to the Basketball channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give like, give comment, share the link, and press the bell icon. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले, जो मेजर ग्लैंड्स हमने स्टार्ट किए हुए हम उसको कंटिन्यू करने वाले। अब तक हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड को देख चुके, आप वीडियो देखिए। देन हमने पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर भी डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुके। Then today we are going to discuss the different remaining glands, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रह गए वो देखने वाले, जैसे कि थाइमस ग्लैंड देखने वाले, एड्रिनल ग्लैंड देखने वाले, पैंक्रियास देखने वाले, गोनेट के अंदर टेस्टिस, ओवरीज के सिक्रीशन को हम देखेंगे। बाद में डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर 4 ग्लैंड जैसे कि प्लासेंटा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, देन किडनी एंड हार्ट को हम डिटेल देखने वाले। ये एंडोक्राइन सिस्टम का हमारा आखिरी वीडियो रहेगा। So let's switch the topic, that is the thymus gland. The thymus gland is located in upper thorax of the body, यानी ऊपर जो thorax का पार्ट है बिल्कुल हार्ट के सामने डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड। हार्ट के बिल्कुल ये हार्ट है, ये इसके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है डॉर्सली। ये ग्लैंड पिंकिश कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बायलोब्ड, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब दो लोब यहाँ पर है। Then this is the mass of a lymphoid tissue. अब यहाँ पर आता है लिम्फॉइड। लिम्फॉइड टिश्यू किसे कहा? अब देखो, दो वस्कुलर सिस्टम होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फॉइड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड को लेकर जाने के लिए पूरा सिस्टम रखा गया, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन इसी के पैरेलल में और एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर लिम्फेटिक वेसल होते हैं। इसका हार्ट से ही कनेक्शन कराया जाता, वेसल्स को लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं। इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ कहा जाता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं लिम्फेटिक सेल, यानी एक टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये सिस्टम में स्पेशली यहाँ पर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम होता है। इनके कई नोड्स होते हैं जिसे कहते हैं लिम्फेटिक नोड्स है। बाद में इनके ऑर्गन्स में जैसे कि हम देखते हैं थाइमस, ये थाइमस एक लिम्फेटिक टिश्यू है जो हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल करता है, जिसे हम कहते हैं मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम। जब इस ग्लैंड को देखा गया एक छोटे से बच्चे में, शुरुआत में ये काफी प्रोमिनेंट क्लियर होता है, बड़ा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, ओल्ड एज होता है, तो ये ग्लैंड वहां पर एट्रोफी यानी खराब होना शुरू होता है। इसके अंदर के जो नंबर ऑफ टी सेल्स यानी थाइमस के जो सेल्स है वो सेल्स कम होना शुरू होते हैं, इसकी एक्टिविटी भी कम होती जाती है। इसलिए इस ग्लैंड को बचपन से लेकर ओल्ड एज तक ये परमानेंटली सेम एज में नहीं, सेम साइज में नहीं रहता, इसलिए ये खराब होना शुरू होता, इसलिए इसे टेम्पररी ग्लैंड कहा गया है। देन थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता, उस हार्मोन को थाइमोसिन कहा जाता है। ओके, याद रखना है हार्मोन का नाम थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या काम करता है? थाइमोसिन जो थाइमस में सिक्रीट किया जा रहा है, ये काम करता है एक टाइप के डब्ल्यूबीसी को डेवलप कराना, मैच्योर कराना, ताकि वो इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करे। ये काम कराता है हार्मोन थाइमोसिन। जस्ट सी हियर, ये आप यहाँ पर देखिए, ये है लॉन्ग बोन, जैसे कि फीमर बोन दिख रही है आपको क्लियरली यहाँ पर। लॉन्ग बोन के अंदर जो मैरो, बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहा जाता है। ये स्टेम सेल जब डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद ये दो सेल में डिफरेंशिएट होती है, एक मेलॉइड सेल और दूसरा लिम्फॉइड प्रोजिनेटर, दोनों। ओके, मेलाइड सेल फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करती है और उससे कई सेल बनते हैं, जैसे कि आरबीसी इसी से बन रही है, इसी से डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप, देखो डब्ल्यूबीसी का टाइप ये मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टाइप न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी का टाइप बेसोफिल और डब्ल्यूबीसी का टाइप इओसाइनोफिल। ये 1 2 3 4 डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है। उसके बाद प्लेटलेट भी, यहाँ थ्रोम्बोसाइट भी इसी से बनते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी का और एक टाइप है, मोनोसाइट के साथ दूसरे होते हैं, जो कि ये कैटेगरी में चले गए, जिसे कहते हैं लिम्फाइड प्रोजिनेटर। ये लिम्फाइड प्रोजिनेटर में के जो सेल्स है, कुछ सेल जब ये डिवाइड करता तो डिवाइड होने के बाद इसी में के कुछ सेल
ये अपने आप को बोन में ही रखते, बोन में ही रहते और वहीं पर अपनी मैच्योरिटी पूरी करते। ओके, ये सेल को कहा बी सेल, क्योंकि बी फॉर बोन, बोन में ही कंटिन्यू अपनी लाइफ मैच्योरिटी करते हैं, बाद में बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ सेल बोन मैरो यानी इन्हीं के साथ के डिवाइड होने वाले, इन्हीं के कुछ सेल्स यहां से निकलते और निकल कर डायरेक्टली ये हार्ट के सामने की ग्लैंड थाइमस में जाते और वहां जाकर वो मैच्योर होते। ये टी फॉर थाइमस। वो सेल लिम्फाइड प्रोजिनेटर वाले जो सेल, ये है वो टी सेल, लिम्फाइड टी सेल कहा जाता है इन्हें। ये लिम्फाइड बी सेल है, ये लिम्फाइड टी सेल, एक टाइप के डब्ल्यूबीसी। ये टी लिम्फोइड सेल यहाँ थाइमस में आने के बाद इनका मैच्योर होना, इनका डेवलपमेंट होना, अलग अलग इनके सब टाइप्स को बनना, ये बनाने में ये हार्मोन काम करता है थाइमस के अंदर। ये सेल्स करते क्या है, थाइमस में जो लिम्फाइड के टाइप वाले सेल बन रहे हैं, इन्हीं में से एक टी हेल्पर सेल की होती है जो ये बी सेल को हेल्प करती है। हेल्प क्या करती है, क्योंकि ये बी सेल ऐसा काम करती है जिसका काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराने का काम ये बी सेल करती है, लेकिन इसी के सेल उसको हेल्प करते हैं, हेल्पर सेल कहते हैं। और कुछ सेल होते हैं जो इसके साथ मिलकर इम्यून को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब इम्यून क्या है, इम्यून हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जहां पर बॉडी में जब भी कोई फॉरेन बॉडी, अनवांटेड बॉडी बॉडी में एंटर करती है, वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो या वो कोई केमिकल हो, नॉन लिविंग मटेरियल हो या कोई सेल हो या कोई बॉडी का ऑर्गन हो, अगर वो उस सिस्टम का, उस बॉडी का नहीं है, तो बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है जो आने वाले नए चीज को रिएक्ट करता और उस पर उसको मारने, उसको खत्म करने का काम करता, वो सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। दो तरीके से इम्यून सिस्टम, यानी जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर मिलिट्री है, दो टाइप के मिलिट्रीज है। एक होती है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ये बी सेल के एंटीबॉडीज से बनाया जाता है, हर आने वाले दुश्मन के हिसाब से एंटीबॉडी बनती है, यहां काम कर रहा है। लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल, दूसरा टी किलर सेल, तीसरा टी सप्रेसर सेल, चौथा टी मेमोरी सेल। ये एक सेल से बना हुआ इम्यून सिस्टम होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, ये इसकी मदद करता है। तो ये थाइमोसिन में टी सेल्स का डेवलपमेंट कराना, मैच्योरेशन कराना काम कराया जाएगा। सेकेंड ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का ड्यूअल नेचर है, ओरिजिन में हम देखते हैं कि कहां से वो बना। तो एक फीटस के, एम्ब्रियो के दो जर्मिनल लेयर, एक मीजोडर्मल लेयर और दूसरा एक्टोडर्मल लेयर को लेकर ये ऑर्गन, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये बनाया गया। एड का मीनिंग होता है यहाँ पर एडजेसेंट टू रेन, रेन मीन्स किडनी, किडनी के पड़ोस में, इसलिए इसका नाम एडजेसेंट। इसे का सुप्रा, के ऊपर, किसके ऊपर, रेन, रेन मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है। ये अपर बॉर्डर पर प्रेजेंट है, ये स्मॉल कॉनिकल येलोइश कलर की ग्लैंड होती है। अगर इसको कट कर कर देखा गया तो ये दो हिस्से हमको दिखते हैं, एक बाहरी हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदर का हिस्सा जिसे मेड्यूला कहा जाता है। द विल डिस्कस वन बाय वन, हर एक इसमें जो स्ट्रक्चर है, यानी जो कॉर्टेक्स का है, जो मेडुला का है, वो हम डिटेल वन बाय वन देखने वाले। दोनों के अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर है, दोनों के अलग अलग हार्मोन सिक्रीशन भी अलग है। ओके, और ओरिजिन भी अलग है फॉर्मेशन में। तो कॉर्टेक्स जो बनाया गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी मीजोडर्म के लेयर से बनाया गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी सेल्स के लेयर है, वो जितने भी सिक्रीट करते हैं अलग अलग हार्मोन, वो सब हार्मोन को कॉमनली उस जगह से नाम रखा गया जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसलिए उनके हार्मोन को कॉर्टिकॉइड कहा, कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहा जाता है। फिर कॉर्टेक्स को देखा गया कि यहाँ तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रिक रीजन्स दिखते हैं, पहला बाहर का, फिर दूसरा, उसके बाद अंदर का, तीसरा, ऐसे तीन लेयर है। हम तीनों लेयर को, कॉर्टेक्स को वन बाय वन स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने वाले। पहला है आउटर लेयर, जिसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोन यानी लेयर, पहली लेयर है ग्लोमेरुलोसा। ये सिक्रीट करते हैं यहाँ के सेल एक
कॉर्टिकॉइड हार्मोन को, जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक कैटेगरी का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल है जैसे कि अल्डोस्टेरॉन। ओके, ये अल्डोस्टेरॉन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड काम क्या करता है, उस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के आयन के लेवल को, कितना सोडियम होना, कितना पोटेशियम के आयन होना, वो कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी के सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है कि कितना सॉल्ट और कितना वाटर। ऑप्टिकल वाटर और सॉल्ट जब बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम कितना क्वांटिटी में होना वो डिसाइड किया जाता है। अब जितना सॉल्ट और ज्यादा रहेगा उतना हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन गाढ़ा होते जाता है, तो कंसंट्रेटेड की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता, अगर वाटर कंटेंट बढ़ गया तो ब्लड का प्रेशर कम होता। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी कैन से इट मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज मेंटेन द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ये भी काम कर रहा है। अल्डोस्टेरोन को खास नाम से कहा जाता है कि एक ऐसा हार्मोन जो सॉल्ट को रिटेन करता है, बॉडी में रिटेन करता है, नहीं जमा कर, उठाकर, लेकर रखने का काम करता है। ये हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ये सोडियम और पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। देन सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स की जोना फेसिकुलेटा, ये भी एक हार्मोन, यहाँ के जो सेल्स रहेंगे यहां से यहां तक के, ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन्स का कैटेगरी का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूको मीन्स यहाँ पे बड़ा का ग्लूकोज, ये इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, पहले का अल्डोस्टेरॉन, इसका कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते क्या है, ये काम करते हैं कंट्रोल करने का मेटाबॉलिज्म का। अब वर्ड आया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहते हैं द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के रिएक्शन को, यानी दोनों को मिलकर जो रिएक्शन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में सिंपल मटेरियल को लेकर कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाया जाता, और वही कैटाबॉलिज्म के अंदर वही कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल रॉ मटेरियल में, अनवेस्ट मटेरियल में निकाला जाता और एक एनर्जी निकलती है। तो यहां मेटाबॉलिज्म कराया जाता कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का। ओके, इनको सिंथेसाइज करना या ब्रेक करना, सिंथेसाइज करना, ब्रेक करना, सिंथेसाइज करना, ब्रेक करना। ये कॉर्टिसोल का, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल हम देख रहे हैं, तो ये मेंटेन करता है द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज का लेवल होना उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ दूसरा ये इम्यून सप्रेस करने का काम करता है। सप्रेस करना मतलब दबा देना, किसको, इम्यून को। इम्यून क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम की खास स्पेशलिटी होती है कि जब भी अनवांटेड, अननोन, नॉन सेल्फ, अपना के अलावा जब कोई एंटर करता है तो ये फौरी उसको रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में छोटी सी चीज जैसे कि डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, किसी कपड़े से, वो बेवजह रिएक्ट करना शुरू करती है। ओके, हाइपर सेंसिटिव जिसे कहा जाता है, जिसको नहीं करना चाहिए उसको भी करती है, तब उसे हम कहते हैं एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। तो एलर्जी में क्या हो जाता है, बेवजह छोटी सी चीज के लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू करते हैं, एंटीबॉडीज शुरू करना, तब ऐसे कंडीशन में ये हार्मोन उस इम्यून को सप्रेस करता कि एंटीबॉडीज मत बना। तो इस टेक्निक की या इस नॉलेज की वजह से ये हार्मोन का यूज किया जाता फॉर ट्रीटिंग द एलर्जिक पेशेंट्स। देन कुछ एनिमल्स में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, उनको प्रिपेयर करता है कि जब भी नेचर में कोई इमरजेंसीज होते हैं तो ये इमरजेंसी को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। द थर्ड लेयर इज जोना रेटिकुलारिस, ये वाली थर्ड लेयर यहां तक, ये सिक्रीट करती है सेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या जिसे हम कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड, नॉट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसको गोनेडोकॉर्टिकॉइड कहा जाएगा। गोनेड माना सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी, और कॉर्टेक्स के है इसलिए कॉर्टिकॉइड नाम लगाया गया। मेल में फीमेल में दोनों में सिक्रीट किया जाता है। मेल के अंदर ये हार्मोन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, देखो बनाने, डेवलप कराने भी और मेंटेन करने में, ऑल एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल। अगर ये हार्मोन मेल में या हार्मोन फीमेल में
नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ जाता है तब क्या होता है? अगर फीमेल में एक्सेस हार्मोन हो गया तब वो एक हमको रिजल्ट वहां दिखता है, दैट इज द एड्रिनल वायरलिज्म, जैसे कि excess hairs on face and hirsutism is also nothing but the excess hairs on face। ये फीमेल में ये एक्स्ट्रा हेयर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हार्मोन, ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। अगर यही हार्मोन मेल में बढ़ जाता है देन इट कॉजेज द कंडीशन गायनेकोमास्टिया। अब गायनो ये वर्ड यूज किया जाता है फीमेल को, और मैस्टिया मीन्स द मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ मेल में फीमेल लाइक मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ये हार्मोन की वजह से होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ गोनाडोकॉर्टिकॉइड क्या है? जैसे कि एंड्रोजेंस एंड एस्ट्राडियोल्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। Then next disorders related to the hormones secreted by the cortex। कॉर्टेक्स के सिक्रीट के हार्मोन में अगर वो हाइपोसिक्रीशन होता है तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा तब क्या होगा। चलो हम देखते हैं पहला हाइपोसिक्रीशन। अगर यह हाइपोसिक्रीशन मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर दोनों कम सिक्रीट होते हैं किसी इंडिविजुअल में, तब वहां पर उसमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसका नाम एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज का पेशेंट में हमको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका ब्लड का शुगर लो हो जाता है, उसके अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन में काफी चेंज, सोडियम कम होता पोटेशियम बढ़ना शुरू होता प्लाज्मा के अंदर। देन इसका जो सोडियम कम होने का रीजन ये होता है कि इसके यूरिन से वाटर और सोडियम दोनों बाहर रिलीज किया जा रहा, लॉस किया जा रहा। इस पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू होता, ये वेट कम होने की वजह से वीकनेस इसके अंदर आ जाती है, नॉजियाटिक फीलिंग यानी उल्टी आए जैसा लगता, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन यानी वाटर का लॉस होना बॉडी से, डायरिया। पिगमेंटेशन भी यहाँ पर बॉडी के स्किन के अलग ब्रॉन्ज लाइक होना शुरू होते हैं। बाद में इनके पोस्चर में चेंजेस आते, ये झुक कर चलना शुरू करते। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, पेट और इनका डाइजेशन का प्रोसेस भी काफी डिस्टर्ब होता है। देन काफी चेंजेस जो हमको देखने को मिलेंगे अगर सिक्रीशन कम हुआ। अब वहीं अगर किसी में नॉर्मल रेंज से अगर हार्मोन बढ़ गया तब करता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेशली कंसर्न करते हैं तो वो एक डिसऑर्डर कॉज करता है जिसका नाम है कुशिंग्स डिसीज। जिस पेशेंट में हमको ये कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, इसका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इसके शुगर बढ़ने की वजह से एक्सेस शुगर को यूरिन से बाहर निकाला जाता है। बाद में इसके अंदर सोडियम का लेवल स्टोर करना जमना शुरू होता है, ज्यादा सोडियम आयन बनना शुरू होते हैं। सोडियम आयन बढ़ने की वजह से ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ा होना, गाढ़ा होने से ब्लड का प्रेशर बढ़ता, ये इसका वेट गेन, ओबेसिटी होती है। और वास्टिंग मतलब वीकनेस ऑफ लिम्प मसल, हाथ और पैर के मसल जिनके वीक होना शुरू होते हैं। बाकी फेस मून जैसा हो जाता है, गायनेकोमास्टिया कंडीशन हो जाती है। देन ये जो एक्सट्रीमिटीज है, आर्म पिट और ग्राइन, ये दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे को चिपक जाते हैं। स्किन थीन हो जाती है, बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस में यानी अंदर से काफी पोरस हो जाते हैं, काफी इरिटेट होना शुरू होता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर काफी एसिड फॉर्मेशन किया जाता है। अगर फीमेल कंडीशन है तो फीमेल में अमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलरिटी है वो रेगुलर नहीं होते। एंड हिरसुटिज्म, एक्सेस हेयर्स ऑन द फेस इज आल्सो सीन। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज द मेड्यूला, जो अंदर की तरफ है। अगर इसका हम ओरिजिन देखेंगे तो इट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक्टोडर्म लेयर से बनाया जाता है, यानी नर्वस टिश्यू जिससे बना, ये भी उसी से बनाया गया। देन ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स, एक हार्मोन का नाम है एड्रिनालिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा नाम है नॉर एड्रिनालिन जिसका और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन एक एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहा जाता है इन्हें। ये एड्रिनालिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। देखिए ये है मेडुला रीजन, यहाँ लास्ट वाला। ये इमरजेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3F हार्मोन भी कहा जाता, जैसे कि F3F में से पहला F है फाइट, दूसरा फ्लाइट, तीसरा फ्राइट। एक तो किसी से लड़ते वक्त या उड़ते वक्त या फिर किसी से डरते वक्त ये हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता। ये हार्मोन नॉर्मली आप जब कोई स्ट्रेस में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तब ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वहीं अगर हम दूसरा हार्मोन देखेंगे, उसका पार्टनर नॉर एड्रिनालिन,
ये हार्मोन तब सिक्रीट किया जाता है जब आप रिलैक्स, कूल, खुश है, प्लेजर में है, आराम से है, यानी ये इसको नॉर्मल करने वाला हार्मोन है। ओके, ये इट एक्ट वन ऑफ द वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। ये सारे चीजें दो हार्मोन के बारे में जो मेडुला में सिक्रीट किए जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द अनदर ग्लैंड। दूसरा नेक्स्ट ग्लैंड है पैंक्रियास। पैंक्रियास को जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। ये देखिए लाइट कलर का आपको दिख रहा है स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है उसका डिओडिनम। डिओडिनम के बाद इलियम, ईशियम। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन वाला जोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और डिओडिनम के कर्व के अंदर पीछे यहाँ एक लीफ, पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पैंक्रियास, जो एंडोडर्म की लेयर से बनाया जाता है। ये पैंक्रियास ड्वेल इन नेचर होता है, एक मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है। मिक्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर दोनों पाए जा रहे हैं। एक है एक्सोक्राइन नेचर, ये जितना येलो कलर आपको दिख रहा है, ये यहाँ के जो सेल्स है ये एक जूस को सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और उसको अपने टारगेट पर एक डक्ट से पहुंचाया जाता है, इसलिए डक्ट ग्लैंड है ये। बचे हुए कुछ डॉट्स दिख रहे हैं जैसे कि एक ओशन, ओशन के अंदर कहीं तो भी छोटी छोटी आइलैंड जिसे हम कहेंगे, जैसे आइलैंड जैसा है तो ये क्या आइलैंड्स, ये डॉट को बड़ा करे तो कुछ ऐसा दिखता है। ये है एंडोक्राइन टिश्यू। अब हमको तो इस वीडियो में हम सिर्फ एंडोक्राइन से कंसर्न बात कर रहे हैं, तो हम एक्सोक्राइन के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, हम फोकस करेंगे सिर्फ एंडोक्राइन टिश्यूज पर, जिसे आइलेट्स कहते हैं। तो आइलेट्स जिसे हम कह रहे हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस कहा जाता है, ये सेल से दिख जाता है, ये पूरे सेल, और ये बाहर के ये एक्सोक्राइन वाले हैं। ये आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस में 4 टाइप के अलग अलग सेल्स हमको देखने को मिलने वाले। ये 4 सेल में चारों भी सेल अपना अपना एक हार्मोन अपना अपना सिक्रीशन करते हैं। चारों का भी कॉन्सेंट्रेशन यानी उनका नंबर एक सा नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। तो नंबर 1 हम देखने वाले हैं, नंबर 1 इज द अल्फा सेल, जैसे सी। दीज आर द अल्फा सेल जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। ये अल्फा सेल कितने 1 2 3 यानी कम कॉन्सेंट्रेट 20% होते हैं। ये सेल का काम होता है एक हार्मोन को सिक्रीट करना जिसका नाम है ग्लूकैगॉन, यानी ग्लूकोज से वर्ड बना ग्लूकैगॉन। ये हार्मोन सिक्रीट होने के बाद ये हार्मोन देखो सिक्रीट कहाँ हो रहा है? पैंक्रियास में। लेकिन ये हार्मोन टारगेट कहाँ कर रहा है? लीवर के सेल पे। लीवर के सेल को स्टिमुलेट करता है, कहता है कि ग्लूकोजिनोलाइसिस करने, यानी ग्लूकोज जो अंदर स्टोर्ड है ग्लाइकोजन फॉर्म में है उसको ब्रेक कर। ब्रेक करने की वजह से वो निकलता है, निकलने के बाद ब्लड में आता है। देखो ग्लाइकोजन टूटता, निकलकर बाहर आता, ग्लूकोज फॉर्म करता, और ग्लूकोज बढ़ता 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 ब्लड के अंदर लेवल बढ़ गया, यानी ये क्या करता? स्टोर होने नहीं देता। दूसरा, आसपास के जो सेल्स है उनको यूज करने नहीं देता, कि अपटेक है लेने भी नहीं देता और यूटिलाइज भी करने नहीं देता। ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज है, निकला हुआ ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहा तो वो जमते जाता, बढ़ते जाता। सो इन दिस वे द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज इन द ब्लड। ये हो गया अल्फा सेल का काम। वहीं इसके अपोनेंट होते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, वो बीटा सेल, ये सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं, दीज आर द बीटा सेल, पर्पल कलर के सेल ज्यादा क्वांटिटी में दिखे, ये 70% होते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन पैंक्रियास के अंदर के ये सेल सिक्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलकर ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर ये जाता है लीवर में, और लीवर और मसल्स के सेल्स को जाता है और उनको कहता है एक स्टिमुलेट का ऑर्डर देता है ग्लाइकोजेनेसिस करने के लिए। तो करता क्या है ये हार्मोन? ये स्टिमुलेट करता है लीवर के सेल्स को, एडिपोसाइट्स को, कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आप उठाकर ले लो और अपने सेल में उसको यूज कर लो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली ये जब यूज कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल था वो कम कराना शुरू करता है। सो अल्टीमेट ये फाइनली क्या कर रहा है? द बीटा सेल्स सिक्रीट द इंसुलिन दैट decreases the level, lowers the level of blood glucose. Then the third cell जिसे हम कहते हैं डेल्टा सेल, दिस इज द ग्रीन कलर सेल, ये सिर्फ 5% होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनका काम बड़ा अच्छा है। ये क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम सोमैटोस्टैटिन। ये कंट्रोल करता है अल्फा सेल एंड बीटा सेल, दोनों के सिक्रीशन पे इसका कंट्रोल होता है। अगर एक बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करता, दूसरा कम हुआ तो उसको, दूसरा अगर बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये इनहिबिट करता है।
बढ़ने नहीं देता, ये काम कर रहा है कंट्रोल करने का। देन दूसरा और एक काम करता है, ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, पेट के अंदर के जो सिक्रीशंस है, एसिड सिक्रीशंस है, एंजाइम सिक्रीशंस है। बाद में मोटिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मस्कुलर लेयर होती है वो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल से बनी होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का काम करता है। मोटिलिटी होती है जिसके वजह से फूड पास होता है या अलग अलग फॉर्म ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड आगे सरकता है। ये एब्जॉर्प्शन एंड मोटिलिटी को भी डिक्रीज कराता है। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टेटिन। द लास्ट एंड द फोर्थ सेल ऑफ द पैंक्रियास, एंडोक्राइन सेल ऑफ द पैंक्रियास इज अ पीपी सेल, जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। ये वाले, you see this brown one, these are very less in number, ये भी 5% के होते हैं। इनका काम होता है टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। देखो ये जो सेल्स है सराउंडिंग के सेल, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस के पास जो दिख रहे, बाहर जो दिख रहे, ये पैंक्रियास का जूस बनाते हैं और जूस को यहाँ बन रहा है, जूस ईस्ट में बन रहा है। ये बनने के बाद यहाँ से होते 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 ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में, ये यहाँ पर रिलीज होने से रोकते हैं। ये हो गया अलग अलग काम। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द पैंक्रियास। अब पैंक्रियास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे कॉमन आप सब भी जानते हैं, एक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस मतलब है हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ना। जनरली ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पैंक्रियास। मेटाबॉलिक मतलब किसी चीज को बनाना, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, एंडोक्राइन सेल का डिसऑर्डर। बनाने में कोई बना रहा है ज्यादा, कोई बना रहा है कम, एक कम बनाता है एक ज्यादा बनाता है, तो वो मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर जब होता है तब वहां हमको ये डिसीज या डिसऑर्डर देखने को मिलती है जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इससे पहले हमने एक डायबिटीज इंसिपिडस भी देखा हुआ है। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के कमी की वजह से ज्यादा वाटर का लॉस होता है बॉडी से, तब उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और वो पेशेंट को बार बार प्यास लगती है और वो पानी पीते रहता है और बार बार यूरिन से पानी निकलता जाता है, उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये है डायबिटीज मेलिटस, इसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू होता है। इसकी वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, क्यों ग्लूकोज? क्योंकि जो बीटा सेल का काम इंसुलिन बनाने का है, वो बीटा सेल्स अपने सिक्रीशन के लेवल को कम करते, मेटाबॉलिज्म में चेंज हो रहा है ना, सिक्रीशन में कम हो रहा है, तो इसलिए ये जब इंसुलिन कम हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो रहा है। इसे हो गया हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। अब यहाँ पर हमको दो स्टेज देखने को मिलते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको डायबिटीज मेलिटस है लेकिन कंटिन्यूअसली उसको इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है, इंसुलिन के बिना वो रह नहीं सकता, तब उसे कहते हैं टाइप 1 कंडीशन, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा एक पेशेंट होता है जिसको इंसुलिन की डिपेंडेंसी नहीं होती, ये होता है टाइप 2 कंडीशन। अब इस स्टेज में हम देखते हैं कि इंसुलिन के सिक्रीशन कम होने की वजह से जो सराउंडिंग के सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करते, अपटेक नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू होता। देन कुछ जगह पर ऐसी भी कंडीशन हमको देखने को मिलती है जहां पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कराया जाता है। इंसुलिन को कुछ सेल्स सेंसिटिव होते हैं, यानी उसके ऑर्डर को फॉलो करते, वो फॉलो नहीं करना शुरू करते, यानी ग्लूकोज को लेकर यूज करने का ऑर्डर जब नहीं करते, तब ऐसी कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी वो सेल के ऊपर इंसुलिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा, कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंट। देन दोनों टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाता है। ग्लूकोज ज्यादा होने के बाद ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा, ब्लड में ग्लूकोज जब बढ़ रहा है तब उसको यूरिन से एक्सक्रीट कराया जाता, बाहर निकाल कर फेंका जाता। ओके, और ऐसे पेशेंट में एक्सेसिव यूरिन होने की वजह से बार बार पानी का लॉस होता है, बॉडी के अंदर से वाटर कंटेंट डिहाइड्रेशन कंडीशन आना शुरू हो जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ फैट भी इनमें देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कीटोन बॉडीज, एक हार्मफुल बॉडीज, कीटोसिस जैसी भी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अगर ऐसा कोई है जिसमें इंसुलिन का लेवल सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तब उसको इंसुलिन
एडमिनिस्ट्रेशन कराकर उसको इंसुलिन का यूज कराकर उसके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। So this is all about the pancreas and the disorders related to the pancreatic hormones, especially insulin and glucagon. Next gland is a gonad. गोनैड में हम देखने वाले द टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये मेल का है, ये फीमेल का है। पहले हम देखेंगे ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर अलग अलग 4 हार्मोन्स हम देखने वाले। द फर्स्ट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। ये सिक्रीट करते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग फॉलिकल। नॉर्मली एक फीमेल बेबी जब पैदा होने से पहले उसके अंदर 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। पैदा होने यानी 6 छठे महीने तक प्रेगनेंसी, उसके बाद से पैदा होने तक उसके अंदर 1 लाख बचते हैं। उस पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी तक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से पहले तक उसके अंदर सिर्फ 40,000 फॉलिकल होते हैं। अब उस 40,000 में से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल के ऊपर कई लेयर्स बनती है, मैच्योर होती है। देखो डेवलप होती है, डेवलप बनना यानी ये बनते जा रही है, लेयर लेयर बनते जा रही है, कई लेयर मल्टी लेयर कंडीशन होती है, उसे कहते हैं मैच्योर फॉलिकल बनना। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मैच्योर फॉलिकल बनती है, कुछ ऐसी दिखती है। इसमें कई लेयर्स होती है, बाहर की लेयर थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, उसके बाद एक कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है, एंट्रल फ्लूइड। और ये है मेन यहाँ पर स्ट्रक्चर, मेन न्यूक्लियस, जिसमें हैप्लॉइड गैमेट जिसे हम कहेंगे फीमेल का, और उसके बाद पे कुछ और जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा के सेल्स यहाँ रहेंगे। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, इसकी जो थीका इंटरना सेकेंड लेयर के सेल्स ये टेम्पररी एंडोक्राइन का काम करते हैं। ये डेवलपिंग फॉलिकल की जब ये लेयर बनेंगी तब, ये पहले से तो बनी होती नहीं है, जब ये लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनती है, जब ये लेयर बनेगी तभी ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन का नाम एस्ट्रोजीन। ये एस्ट्रोजीन करता क्या है? उस फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब फीमेल के क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? प्राइमरी है ओवरी, सेकेंडरी क्या है? फीमेल जैसा दिखने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डेवलपमेंट और ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक बोन, पेल्विक रीजन, सबक्यूटेनियस फैट को बढ़ाना, देन हाई पिच वॉइस, ये जो फीमेल जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ये डेवलप कराने का काम ये हार्मोन कराता है। देन दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। आप देखो ये हुआ प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होते गए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13th डे तक, यहाँ तक आया, ये 13th डे का स्टेज। 14th डे को क्या होता है कि ये इतना यहाँ से कट हो जाता, ओके, कट हो जाता, और कट होने के बाद ये बाहर से बस्ट होकर बाहर निकल, बस्ट होने की वजह यहाँ ये पानी जो है फ्लूइड है ये बढ़ते जाता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH ल्यूटिनाजिक हार्मोन की वजह से यहाँ पानी इतना बढ़ता कि 14th देखो ये बस्ट हो जाता, और बस्ट होने के बाद यहाँ से ओवम बाहर निकला, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। जैसी ओव्यूलेशन होता तो ये जो बचे हुए जो शेल होता है, ये बचे हुए जो सेल का कवर होता है, ये शेल क्या करता है, ओवरी के अंदर ही यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स होते हैं ल्यूटीन, पीले रंग के पिगमेंट, वो उसको एब्जॉर्ब करता और ये एम्प्टी फॉलिकल पीले रंग की बॉडी बन जाता, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता जिसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रीट करता, ये कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रीट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन कब किया? आफ्टर ओव्यूलेशन, ये कंडीशन है यहाँ पर। देन ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। अगर वो फीमेल का ओवम फर्टिलाइज करेगा मेल स्पर्म से, तो वहां पर वो प्रिपेयर करता है यूटेरस, ये है यूटेरस की दीवार, इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को वो बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ ही साथ इसलिए बढ़ाता है कि अगर वो फर्टिलाइज हो गया एग, तो उस फर्टिलाइज्ड ओवम को यहाँ पर इम्प्लांट कराना है, यानी कंफर्म ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है तब वो इम्प्लांटेशन होता है। तो ये कराने के लिए कराता है, यानी एक तो एंडोमेट्रियम को डेवलप करा रहा, थिकनिंग को बढ़ा रहा, दूसरा इम्प्लांटेशन करा रहा है। दूसरा और एक काम कराता है, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है तो यहाँ साथ ही साथ उस फीमेल, उस प्रेग्नेंट वुमन फीमेल के मेमोरी ग्लैंड को भी डेवलप कराता है, क्योंकि 9 मंथ के बाद एक एम्ब्रियो जब न्यू वर्ल्ड में आता है तो उसकी नरिशमेंट के लिए मिल्क सिक्रीशन जरूरी है, और सिक्रीशन के लिए ग्लैंड का डेवलप होना जरूरी है, ये डेवलपमेंट कराता है यहाँ पर।
ये दो काम के अलावा एक इंपॉर्टेंट काम प्रोजेस्टेरॉन ये करता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी के 9 मंथ ड्यूरेशन में यहाँ पर यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल से बनी है, सेकेंड लेयर मस्कुलर होती है। देखो 3 लेयर से बनी है, एक है बाहर की पेरीमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम और तीसरी एंडोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम जो होती है ये स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसका कॉन्ट्रैक्शन का काफी पावरफुल स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लेकिन वो कब कराना है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देता। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ इसके मिसकैरेज या अबॉर्ट होने के चांसेस होते, इसलिए इसको नहीं होने दिया जाता। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। वही कॉर्पस, देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट कर रहा है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है, अलग अलग जगह पे इसको किया, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रेट करता है। बाद में कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन को कोई और करता है, हम देखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम बाद में प्रेगनेंसी के एंड में, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जहां 9 मंथ कंप्लीट होते हैं तब वहां पर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यही कॉर्पस ल्यूटियम अब दूसरा हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन यहाँ पर यूटेरस का जो सर्विक्स होता है, जहां पर बेबी के फुल डेवलप होने के बाद जब उसके बर्थ होने का टाइम होता है, तब ये पैसेज को खोलने का, रिलैक्स करने का, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। सर्विक्स के मसल्स सबसे पावरफुल मसल्स होते हैं, ये काफी इजीली ओपन नहीं होते, तो इसको रिलैक्स कराने का ये हार्मोन काम कराता है, इसलिए रिलैक्सिन। प्लस पेल्विक गर्डल के जो लिगामेंट्स होते हैं, जो पेल्विक बोन को भी थोड़ा रिलैक्स कराते हैं ताकि आसानी से द बर्थ ऑफ यंग वन हो सके। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरी इज अ इनहिबिन। अब नाम ही इसका इनहिबिन है, रोकने का काम करता है, इनहिबिट करता है। ये भी सिक्रीट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से। ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जबकि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है तो यहाँ पर एफएसएच की जरूरत नहीं होती और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की भी जरूरत नहीं होती, तो उनको ये रोकने का काम कराता है। ये हुआ ओवरी। द सेकेंड गोनाड इज अ टेस्टिस। ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन कैटेगरी का हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, देखो ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। हर सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटर मींस के बीच में। इन इंटरस्टिशियल सेल को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम लेडिक था, इसलिए इसका नाम लेडिक सेल भी रखा गया। यही इंटरस्टिशियल सेल है, इसी को ही लेडिक सेल कहा जाता। ये सिक्रीट करते हैं अपना एक हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करने वाले सेल लेडिक सेल। ये टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है? टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ मेल। मेल के अंदर के जो मेल दिखने जैसे कैरेक्टर, जैसे कि फेस पर या प्यूबिक, आर्म, पीठ, ग्रॉइन में हेयर्स का फॉर्म प्रोडक्शन करता है। बाद में लो पिच ऑफ वॉइस, मेल की जैसी आवाज जैसी होना वैसी बनाता है। देन शोल्डर को ब्रॉड कराता है, फीमेल में पेल्विक था, मेल में शोल्डर ब्रॉडनिंग की थी। देन मसल्स यहाँ डेवलप कराया जाता है। एग्रेसिवनेस जो गुस्से वाला जो मेल का नेचर है वो उसको यहाँ डेवलप कराने हार्मोन होता है। ये हार्मोन का अगर लेवल किसी इंडिविजुअल में अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तब ये एलएच के सिक्रीशन को स्टॉप करता। अगर उसका सिक्रीशन स्टॉप हुआ तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम होना शुरू होता। साथ ही साथ ये टेस्टिस को भी मेंटेन करने का काम करता, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन का काम किया जाता है। The next and the last category of endocrine cells या glands is a diffuse endocrine gland, जिसमें हम अलग अलग 4 glands को देखने वाले हैं। First is placenta, second is gastrointestinal tract, third is kidney and a fourth is a heart। चलो वन बाय वन देखेंगे। पहला है प्लासेंटा। प्लासेंटा एक ऐसा कनेक्शन है जो कि एक जिसे हम इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट मतलब डायरेक्टली दोनों को कनेक्ट करा कर रखता। दोनों किसको? एक उस डेवलपिंग बेबी को, फीटस को, से दूसरा उस माँ को जिसके अंदर यह बन रहा है। तो फीटस और माँ की यूटेरस की वॉल को कनेक्ट कराने वाला एक कनेक्शन, प्लस ऐसा कनेक्शन जिसकी मदद से माँ से बच्चे को और बच्चे से अनवांटेड मटेरियल माँ की तरफ ट्रांसपोर्ट यानी एक्सचेंज, लेना और देना। एक्सचेंज का मतलब एक चीज आती है दूसरी चीज जाती,
ये दोनों काम यहाँ किया जाएगा। सो प्लासेंटा इज वन ऑफ द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अलग अलग हार्मोन को सिक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा, ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोफिन को सिक्रेट करेगा। ये तीनों अलग अलग हार्मोन अलग अलग स्टेज में अलग अलग ट्राइमेस्टर में सिक्रेट किए जाते हैं। पूरे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को 9 मंथ को डिवाइड किया गया 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, दूसरा ट्राइमेस्टर 3 महीने का, बाद की 3 महीने का थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर में ये तीनों हार्मोन का लेवल एक सा नहीं, अलग अलग है। अब यहाँ देखें ग्राफिकली, आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले 3 महीने में यानी 3 महीने के अंदर पहला ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोफिन का लेवल, या रेड कलर इंडिकेट कर बहुत ज्यादा होता है, ये बाद में डिक्रीज होना शुरू होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से। वही हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टार्ट हुआ तो बढ़ते जा रहा, एस्ट्रोजन का उससे कम होगा वो भी बढ़ते जा रहा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोफिन का लेवल बहुत कम है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा यहाँ पूरी तरह से बन जाता है, प्लासेंटा वो काम ले लेता है। यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोफिन ऑलमोस्ट बहुत लो लेवल पर हो जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ते जाता है, 7वें 8वें महीने तक होता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होता है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ एस्ट्रोजन भी लेवल कम होना। ये काम क्या करते हैं? जनरली ये काम करते हैं, दे चेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, कि यूटेराइन मसल को पूरे प्रेगनेंसी में बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, यानी लास्ट जो एंड होता है बर्थ का, उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी के मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो एक तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता, और दूसरा वहां पर थिकनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, देन ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमको देखने को मिलेगा। ये हुआ प्लासेंटा के बारे में। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले अलग अलग सेल जो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर म्यूकोसा क्या है? जस्ट सी हियर, ये एक स्टमक का सेक्शन है। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन कट करने के बाद आपको पूरे दिखेंगे, स्टमक से लेके तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन तक सबकी दीवार का पैटर्न प्लान एक कुछ ऐसा ही है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा थिकनेस में हमको देखने को मिलेगा, या कुछ थोड़ा बहुत न्यू एडिशन देखने का, बट कॉमन प्लान सब में एक है। क्या है? बाहर के लेयर को सेरोसा कहते हैं। सेकेंड लेयर जो मसल से बनी होती है, लॉन्जिट्यूडल मसल, सर्कुलर मसल्स होते हैं, और उसके बाद होती है सब म्यूकोसा लेयर, और फाइनली अंदर कैविटी से पहले होती है म्यूकोसा। ये है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोस, गैस यानी पेट से लेके इंटेस्टाइन के अंदर का म्यूकस, ये है अंदर की लेयर ऐसी। ये अलग अलग सेल से बनी है, जैसे कि कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है, कुछ पैराइटल सेल्स है, कुछ चीफ सेल्स है, और कुछ एंडोक्राइन सेल्स है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं अपना हार्मोन, अलग अलग हार्मोन, जिसकी वजह से पूरे पेट से लेकर स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक यहाँ पर ये डाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। प्लस वहां पर अलग अलग जूसेस, जैसे कि लीवर का जूस, पैंक्रियास का जूस, स्टमक का जूस, स्टमक का सिक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये सारे सिक्रीशन को रिलीज करने में, फ्लो करने में भी हार्मोन ऑर्डर्स सिक्रीट करने का, स्टॉप करने का, फ्लो करने का सारे ऑर्डर देते हैं। वो कौन से है? चलो वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1 इज गैस्ट्रीन बोल के है, जो कि टारगेट होता है स्टमक, स्टमक को कहते हैं गैस्ट्रो। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक के अंदर के जो ग्लैंड्स रहेंगे म्यूकोसा के ऊपर, वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने, ये डाइजेशन में हेल्प कराने में करता है। दूसरा है सिक्रेटिन नाम का, जो सिक्रीट करते हैं अपना सिक्रीशन हार्मोन। वो हार्मोन अपना ऑर्डर कराता है पैंक्रियास ग्लैंड के ऊपर, अपना ऑर्डर कराता है बाइल सिक्रीशन। यहाँ पर ऑर्डर क्या दे रहा है? सिक्रीट करो। क्या सिक्रीट करो? पैंक्रियास को अपना जूस सिक्रीट करने लगा था, और लीवर को, ये लीवर का अपना जूस बाइल सिक्रीट करने लगा। ये सिक्रीट यहाँ होता, जमा कर कर यहाँ रखा जाता। तीसरा हार्मोन है कोलसिस्टोकाइनिन, जिसे पैंक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। ये काम कराता है स्टिमुलेट द पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? यहाँ तो बनाया गया, अब यहाँ इसने बनाया, अब इनको कहता है चलो रिलीज करो। ये क्या करा रहा है? पैंक्रियास को कहता है तू अपना जूस रिलीज कर, और बाइल को कहता है गॉल ब्लैडर से तू अपना बाइल जूस को रिलीज कर। ये रिलीज कराने का ऑर्डर देता है। और
नेक्स्ट वाला जो है दैट इज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, या जिसे एंट्रोगैस्ट्रोन भी कहते हैं। इसका काम होता है स्लो द गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर से स्टमक पर आ गए। स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होती है पेट की, मसल्स की, खाने को डाइजेशन कराने के लिए प्रोसेस होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन को ये स्लो कराता है। दूसरा, गैस्ट्रिक जूस का काम खत्म होगा तो उसको ये स्टॉप कराता, नॉट स्लो, स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसलिए इनहिबिटरी कहा इसको। देन नेक्स्ट, डिफ्यूज ग्लैंड इज अ किडनी। किडनी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अलग अलग तीन सिक्रीशंस हमको देखने को मिलने वाले। एक है रेनिन, रेनाइन जिसे कहेंगे, एरिथ्रोपोइटिन, और तीसरा है कैल्सिट्रियोल। चलिए, रेनाइन क्या है? रेनाइन एक ऐसा सिक्रीशन है जो सिक्रीट करते हैं किडनी के अंदर की एक सेल जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर पार्ट्स होते हैं ग्लोमेरुलस यानी माल्फिजियन बॉडी, then PCT, then this is the loop of Henle and this is the DCT, distal convoluted tubule। तो देखा गया कि एक नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस दूसरे नेफ्रॉन के DCT के पास में आता है और एक क्लोज आता है, क्लोज मतलब पड़ोस में आता है, जिसे हम जक्स्टा आने के बाद वहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है। इसको अगर जूम करें, इथेनेस को देखो, ये इथेनेस को अगर जूम करें तो कुछ ऐसा है, ये बन गया, ये दूसरे वाले का है और ये एक नेफ्रॉन का है। इनके सेल का एक क्लोज कांटेक्ट बनता है, ये होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और इनके सेल्स है जक्स्ट्रा सेल्स। ये सेल सिक्रेट करते हैं रेनिन को, ये सेल सिक्रेट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन को। चलिए पहले हम देखेंगे, रेनिन एक ऐसा सिक्रीशन है जिसके सिक्रीशन के वजह से, अभी सिक्रेट कब होता है, जैसे ही इनका ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट कम होना शुरू होता है। ओके, फिल्ट्रेशन रेट मतलब जो यूरिन बनने का प्रोसेस हर मिनट को किया जा रहा, वो अगर फिल्ट्रेशन का काम कम होता है तब वहां पर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन को सिक्रीट करते हैं। जैसे ही सिक्रीट होता है तो ये रेनिन करता क्या है कि एक ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजीन प्रेजेंट होता है, ये उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता एंजियोटेंसिन। कौन कर रहा? रेनिन। एंजियोटेंसिन एक एंजाइम है, कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स में बनाया जाता, वो कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड को। एंजियोटेंसिन सेकेंड जैसे ही तैयार होता तो एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लड के वेसल को दबाता, कॉन्स्ट्रिक्ट कराता, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता, माना फिल्ट्रेशन रेट फिर बढ़ गया। अब फिल्ट्रेशन रेट जो कम हुआ था उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा काम ये करता है, ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सेल्स को ऑर्डर देता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड को अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने को। अल्डोस्टेरॉन काम क्या करता है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम के आयंस को कंट्रोल कर कर, रेगुलेट कर कर बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, गाढ़ा होता, ब्लड का प्रेशर बढ़ता। ये सारी चीजें यहाँ हमको देखने को मिलेंगी। देन एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा सिक्रीशन है जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करते हैं, जिसके वजह से ये निकलता है। निकलने के बाद बोन का जो रेड बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करता है, वो आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये एक तरह का सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में। दिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ द कैल्शियम। देन नेक्स्ट ग्लैंड इज हाँ, जो हार्ट के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब इसका रिलेशन रेनाइन सिक्रीशन के साथ है। जैसे ही हमने देखा रेनाइन सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होते ही सिक्रीट होता, सिक्रीट होने के बाद वहां पर एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड तैयार हुआ, वो ब्लड के वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने की वजह से अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन, दूसरा अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ता, जिसमें कैल्शियम आयंस काफी, सोडियम आयंस को वो रिटेक करते, रिटेंशन करते, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता। ये सारी चीजें जब होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो एट्रिया से बढ़ना शुरू होता है। एट्रिया कैंसर से काफी ब्लड बाहर निकलना चाहिए। ये फ्लो बढ़ने की वजह से अंदर के सेल्स, एट्रिया के अंदर के सेल्स सिक्रीट करते एक फैक्टर को, जिसको कहते हैं एट्रियल नेट्रिटिक फैक्टर, जो उस ब्लड के प्रेशर को जो बढ़ाया गया था रेनाइन की वजह से, ये उसके अगेंस्ट काम करता और उसको कम कराता। यानी ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, ये ब्लड वेसल को थोड़ा ढीला करता ताकि ब्लड का प्रेशर कम हो जाए। इसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन और रेनिन और एंजियोटेंसिन का एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ था, ये उसको भी स्टॉप कराता। अल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को भी ये कम कराता, जिसकी वजह से
कैल्शियम का लेवल जो लेकर अपटेक हो रहा था उसको यूरिन के जरिए से बाहर निकाला जाता। सो ये एक दूसरे से कंसर्न यहाँ पर सिक्रीशन करते रहते। सो दिस इज नथिंग बट द एट्रियल नाइट्रेटिक हार्मोन या फैक्टर जिसे हम कहेंगे। Then this was all about the different secreting hormones, secreting cell. Now the last is a hormone therapy. अब ये हार्मोन थेरेपी है क्या? द हार्मोन थेरेपी इज नथिंग बट द थेरेपी इन विच हार्मोन इज यूज टू ट्रीट द पेशेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन का यूज किया जाएगा। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन के इंजेक्शन से हार्मोन के यूज किए जाते हैं, नॉर्मल पार्चुरेशन कराने के लिए या नॉर्मल लिबर पेन क्रिएट कराने के लिए, या फिर अबॉर्ट ना हो बेबी कंसेप्शन को कंटिन्यू कराने के लिए बहुत सारे प्रेगनेंसी में यूज किए जाते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट द मेनोपॉज। मेनोपॉज कहते हैं द परमानेंट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज के अंदर अक्सर हमको केसेस देखने मिलते हैं कि फीमेल के अंदर आफ्टर 40 इयर्स कैल्शियम डिपोजिशन कम होना शुरू होता है, बोन अंदर से पोरस होना शुरू होते हैं, ये बोन का भी फ्रेजाइल हो जाते हैं, छोटा मोटा मार लग गया तो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है कैल्शियम कमी के लिए। ये ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। देन ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, हम देखते हैं कि अगर सही एज में अगर सही कॉन्सेंट्रेशन में हार्मोन नहीं बन रहा तो हाइट पर फर्क पड़ता है, ग्रोथ पर, वो लेटरल ग्रोथ हो या लीनियर ग्रोथ हो। अगर सही एज में या सही टाइम पर उसको डिटेक्ट कर दिया कि इसका डिफेक्ट हार्मोन की वजह से, तो उसको सही डोज ऑफ हार्मोन देने के बाद उसकी ग्रोथ मेंटेन की जा सकती है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंट, जैसे कि अभी हमने देख चुके हैं कि कुछ सेल के ऊपर इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज को अपटेक नहीं किया जाता, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना शुरू हो जाता, उसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तब उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको हार्मोन थेरेपी यूज की जाएंगी। देन द नेक्स्ट इज द कैंसर। अब कैंसर कहते हैं कि अननेसेसरी जब सेल पे डिवाइड करना शुरू करते हैं, अननेसेसरीली डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं कैंसर। अलग अलग कैंसर है, बोन कैंसर है, मसल के कैंसर है, लंग कैंसर है, देन डिफरेंट कैंसर आता है। तो हर कैंसर के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है। सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, बहुत सारे थेरेपी है कैंसर के। तो हार्मोन थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी जो यूज की जाती है टू कंट्रोल द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दैट इज अ कैंसर। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस है, अलग अलग हार्मोन्स को यूज किया जाएगा फॉर ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब एक चीज आपको बताना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो पूरे वीडियो जो नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होकर एंडोक्राइन सिस्टम में आ रहे अलग अलग एंडोक्राइन जो वीडियोस बनाए गए, उस सब के सिक्वेंसली हेडिंग के साथ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप उसको सिक्वेंसली आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।